हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकंड बुक, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इसमें हमारी यूनिट 3 चल रही थी, जिसका लास्ट टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर। इससे पहले मैंने आपको वेन ब्रिज ऑसिलेटर कराया था, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हार्टले ऑसिलेटर ही है। इसका डायग्राम में क्या क्या चीजें यूज हुई, जैसे कि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, किसका यूज हमने किस लिए किया है, उसके बाद में इसकी वर्किंग की, जो हार्टले ऑसिलेटर है ये वर्क कैसे करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। तो इसमें 3 चीज इंक्लूड है। तो टोटल जो कंप्लीट टॉपिक है आपका हार्टले ऑसिलेटर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर जो ऑसिलेटर है वो हार्टले ऑसिलेटर ही होता है। तो इसके बारे में टोटल आज कवर करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, डायग्राम में क्या क्या है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो पूरा डेरिवेशन है वो कि हार्टले ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हार्टले ऑसिलेटर इज वेरी पॉपुलर एंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर्स। यानी कि जो हार्टले ऑसिलेटर है वो कैसा है, वेरी पॉपुलर, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑसिलेटर कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा बेस्ट जो ऑसिलेटर है वो कौन सा है, तो वो आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर नहीं है, चार्पेट्स कोई सा भी ऑसिलेटर नहीं है, वो कौन सा होगा, आपका हार्टले ऑसिलेटर है। एंड इट इज कॉमनली यूज्ड, और क्या किया जाता है, इसका साधारणता यानी कि मोस्टली इसी का ही प्रयोग किया जाता है एज अ लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर्स। जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं उनमें जो लोकल ऑसिलेटर्स यूज किए जाते हैं, तो उसके रूप में इसका हार्टले ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। तो मेनली अगर आपसे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर भी होने हैं, या फिर एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो हार्टले ऑसिलेटर है उसका यूज किस में करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, मोस्टली हार्टले ऑसिलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आरएफसी रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक लगा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टेंस लगे हुए हैं। तो इन सब का यूज क्या है, क्यों लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो ये सब कुछ इधर लिखा हुआ है कि इन दिस सर्किट द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड RE प्रोवाइड्स नेसेसरी बायस कंडीशंस। यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 और RE, ये क्या करते हैं, आवश्यक जो बायस कंडीशंस होती हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं सर्किट को, ठीक है। कैपेसिटर CE प्रोवाइड्स AC ग्राउंड एंड टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है CE, ये क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है और AC प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद में है द रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, यानी कि RFC प्रोवाइड्स DC लोड फॉर कलेक्टर। यानी कि जो RFC है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है क्या, डीसी लोड, किसको, कलेक्टर को। कलेक्टर को यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास में इमीटर है, यहाँ पे बेस लगा होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, कलेक्टर होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये आरएफसी का वर्क क्या होगा, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है इसका क्या कार्य होगा, यहाँ पे जो कलेक्टर होगा उसको डीसी लोड प्रोवाइड कराना, इसका वर्क है, ठीक है। एंड कीप एसी करंट्स आउट ऑफ डीसी सप्लाई सोर्स, और क्या करता है, ये एसी करंट को रखता है किससे, डीसी सप्लाई सोर्स से बाहर। इसके बाद में सीसी एंड सीबी टू ब्लॉक डीसी एंड टू प्रोवाइड एन एसी पाथ। यानी कि जो सीसी है और जो सीबी है, यानी कि ये वाले जो कैपेसिटर लगे हुए हैं सीसी और सीबी, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं किसको, डीसी, जो डीसी लोड होता है उसको तो ब्लॉक कर देते हैं, एंड टू प्रोवाइड एन एसी पाथ, और एसी पाथ को ये प्रोवाइड कराते हैं। The frequency determining network is a parallel resonant circuit consisting of inductors L1 and L2। यानी जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क है वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, रेजोनेंट सर्किट में कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर्स L1 एंड L2 एंड वेरिएबल कैपेसिटर C। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें आपस में पैरेलल होंगे क्या, जो यहाँ पे ये इंडक्टेंस लगे हुए हैं L1 और L2, और जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है कैपेसिटर C वो, ठीक है। सो द टू पार्ट्स आर इंडक्टिवली कपल्ड एंड फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक पार्ट तो ये वाला हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, ये दोनों पार्ट कैसे हो रहे हैं,
आपस में कपल्ड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं टू एंड फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये वाला पार्ट हो गया इसमें, एक ये वाला पार्ट हो गया, ये इसका टोटल सर्किट डायग्राम है। एक बार दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ कि क्या क्या बताया हमने, कि यहाँ पे जो R1 R2 RE ये क्या लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, नेसेसरी जो आवश्यक बायस कंडीशन है सर्किट के लिए वो सर्किट को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद में बात आती है RFC की। RFC यानी कि RFC की फुल फॉर्म क्या होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। ये आपको याद रखनी है। ये क्या करेगा, यहाँ पे कलेक्टर को जो भी डीसी पाथ होगा वो डीसी लोड होगा वो प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद में एसी करंट आउट ऑफ डीसी सप्लाई सोर्स, और जो एसी करंट होगा उसको बाहर रखेगा डीसी सप्लाई सोर्स से। इसके बाद में जो सीबी और सीसी होंगे, ये वाले कैपेसिटर क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे डीसी को, और जो एसी पाथ है उसको प्रोवाइड कराएंगे सर्किट को। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क, जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क होगा इसमें जो इंडक्टेंस L1 और L2 होगा और जो कैपेसिटर C लगा हुआ होगा, ये कैसे होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, और ये दोनों सर्किट मिलाकर के क्या बना रहे होंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो ये तो हो गया इसका टोटल सर्किट डायग्राम कि हमने क्या क्या बनाया और कौन कौन सी चीजें क्या क्या वर्क कर रही है, किस लिए हमने लगाई हुई है सर्किट में। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रॉपर जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में, इसके बाद में बात करेंगे इसकी वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है, और उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिएगा, बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये जो सर्किट है वर्क कैसे करता है, कि व्हेन द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज स्विच ऑन, यानी कि जब कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज जो है वो यहाँ से क्या कर दी जाएगी, ऑन कर दी जाएगी। जब स्विच क्या कर दिया जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा। अ ट्रांजिएंट करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक सर्किट, तो उस कंडीशन में जो टैंक सर्किट होगा इसमें क्या होगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। The oscillatory current in the tank circuit produces AC voltage, तो इस कंडीशन में जो ऑसिलेटरी करंट होगी टैंक सर्किट के अंदर वो क्या करेगी, AC वोल्टेज को जनरेट करेगी, AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगी अक्रॉस L1 के अक्रॉस, यहाँ पे जो इंडक्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस जो यहाँ पे ऑसिलेटरी करंट होगी वो क्या करेगी, AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगी। So a feedback between output and input circuits is accomplished between auto transfer action, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फीडबैक होगा किसके बीच में, आउटपुट के बीच में और इनपुट सर्किट के बीच में, वो accomplished हो जाएगा किसके थ्रू, एक ऑटो ट्रांसफर एक्शन के थ्रू। So there is a phase reversal of 180 degree between output and input, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक फेज रिवर्सल प्रोड्यूस होगा 180 डिग्री का किसके बीच में, इनपुट के बीच में और आउटपुट सर्किट के बीच में। So the common emitter amplifier also produces a further 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, तो जो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होगा वो भी क्या करेगा, एक 180 डिग्री की फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के बीच में। Thus total phase shift becomes 360 डिग्री, तो देखो 180 डिग्री की फेज शिफ्ट तो किसने प्रोड्यूस कर दी, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ने, और 180 डिग्री की कब जनरेट हुई है, जो हमारा फेज रिवर्सल था उस कंडीशन में। तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगी, जो फेज शिफ्ट होगी वो 360 डिग्री प्रोड्यूस होगी पूरे के पूरे सर्किट में। दिस मेक्स द फीडबैक पॉजिटिव विच इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑसिलेशंस, तो क्या होगा कि ये क्या है, फीडबैक के लिए पॉजिटिव जो कंडीशन है उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो यही क्या है, ऑसिलेशंस के लिए जो एसेंशियल आवश्यक कंडीशन है वो हो जाएगी क्या, कि जो फीडबैक मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा इसका मतलब क्या है, कि जो ऑसिलेशंस होंगे वो ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ऑसिलेशन होने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, कि जो फीडबैक है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द लूप गेन, यानी कि लूप गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ बीटा ए ऑफ द एम्पलीफायर इज ग्रेटर देन 1 ऑसिलेशंस आर सस्टेन्ड इन द सर्किट, यानी कि एक सर्किट में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है उनमें से जो एक ऑसिलेशन है वो क्या होना चाहिए, इसकी एक ऑसिलेशन जो होना चाहिए इससे बड़ी होनी चाहिए, किसकी वैल्यू, बीटा ए की वैल्यू। ये बात लास्ट वाली लाइन में कही कि जो लूप गेन है किसका, एम्पलीफायर का, वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, एक ऑसिलेशन से। जितने भी इस सर्किट के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उनमें से जो एक ऑसिलेशन होगा उससे बड़ा होना चाहिए किसका मान,
हम किससे फाइंड आउट करेंगे, बीटा ए के मॉडुलस निकाल करके फाइंड आउट करेंगे। तो लूप गेन की जो वैल्यू है वो एक ऑसिलेशन से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें कही गई थी और ये आपको एज इट इज ही याद रखनी है। इसमें कोई करके दिखाने वाली यहाँ पे लैब वगैरह नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट करके समझा दूं। तो आपको ये सभी बातें इसकी वर्किंग में ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में इसका डेरिवेशन है वो करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है, क्योंकि इसमें एक तो निकलेगी ऑसिलेशंस के लिए इक्वेशन और एक फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन। तो काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है और इसमें जो टर्म्स हैं मतलब टफ नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि टफ है। वैसे तो ईजी है लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, तो बोर्ड पे कराते कराते फिर जो इक्वेशंस है वो पीछे रह जाएंगी, तो उनको लिखने में और समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो डेरिवेशन है वो मैं आपको डायरेक्टली नोटबुक से करा दूंगी, ताकि जो पीछे इक्वेशंस है वो भी आप हैंड टू हैंड देख करके ही कौन सी इक्वेशन का हमने कहाँ यूज किया है आपको हर एक चीज अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसलिए नोटबुक से देख लीजिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ऑसिलेटर के लिए जो इक्वेशन होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डेवलप अ जनरल थ्योरी फॉर हार्टले ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जनरल थ्योरी जो थी हार्टले ऑसिलेटर की उसका विकास हुआ। सो वी हैव मेड द फॉलोइंग टू अजम्पशंस। तो जो जनरल थ्योरी थी हार्टले ऑसिलेटर की उससे क्या मिली, दो अजम्पशंस मिले। कौन कौन से, फर्स्ट है HRE ऑफ ट्रांजिस्टर इज नेग्लिजिबल स्मॉल एंड हैंस द फीडबैक सोर्स इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि जो ट्रांजिस्टर का HRE जो उसमें लगा हुआ होगा अगर वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, यानी कि बहुत ही छोटा होगा, ना के बराबर होगा, इतना छोटा सा होगा, तो उस कंडीशन में जो फीडबैक सोर्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ना के बराबर मान लिया जाएगा। सेकेंड, इसमें जो असम्पशन था वो पता चला था कि HOE ऑफ ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल, यानी कि अगर ट्रांजिस्टर का HOE क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। इन अ सेंस इसका मतलब क्या है कि 1/HOE जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या जो हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो हेंस 1/HOE इज ओमिटेड फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस कंडीशन में जो 1/HOE है इसको क्या कर दिया जाएगा, ओमिट का मतलब होता है भूलना, एक तरीके से इसको भी आप नेग्लेक्ट ही बोल सकते हो कि इसको भी क्या कर दिया जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। किस किस को, एक तो HRE को और एक 1/HOE को। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा। इक्विवेलेंट सर्किट आप इस टाइप से ड्रॉ करोगे, यहाँ से यहाँ पे दो लगे हुए होंगे, यहाँ पे Z1 Z2 Z3, यहाँ पे आपका इमीटर होगा, ये बेस होगा, यहाँ पे कलेक्टर होगा, और यहाँ पे आपकी ये करंट फ्लो की डायरेक्शन दिखाई गई है कि यहाँ से इधर की साइड को जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर की साइड को, और फिर इधर से इधर की साइड को करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे बेस करंट, और यहाँ पे क्योंकि ये हमारा बेस वाला सर्किट आ रहा है तो इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो करेगी, बेस करंट, और इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो करेगी, कलेक्टर करंट फ्लो करेगी। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद में है लेट अस कैलकुलेट द लोड इम्पीडेंस ZL बिटवीन आउटपुट टर्मिनल 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे तीन टर्मिनल है, फर्स्ट ये रहा, सेकंड टर्मिनल ये रहा और थर्ड टर्मिनल ये रहा। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं लोड इम्पीडेंस जो है ZL किसके बीच में, टर्मिनल 2 और 3 के बीच में, अगर हम लोड इम्पीडेंस ZL को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो Z1 होगा और जो HIE होगा वो कैसे होंगे, पैरेलल। देखिए Z1 और HIE कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, देयर इम्पीडेंस इज इन सीरीज विद Z3, द रिजल्टेंट इम्पीडेंस इज इन पैरेलल विद Z2। जो Z2 और Z3 है ये कैसे हैं, ये भी दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेट इम्पीडेंसेस ऑफ Z1 एंड HIE बी Z1 डैश। हमने मान लिया कि जो इम्पीडेंस है किसका, Z1 का और HIE का, Z1 और HIE का जो इम्पीडेंस है वो हमने मान लिया क्या होगा, Z1 डैश होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम Z1 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकालोगे, 1/Z1 डैश इज इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/HIE, क्योंकि इन दोनों के लिए देख रहे हैं हम कि इन दोनों का जो इम्पीडेंस माना वो मान रखा है हमने Z1 डैश। तो 1 में Z1 डैश, 1/Z1 और 1/HIE, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, इसकिस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकिस में मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या मिलेगी, Z1 प्लस HIE, और अपॉन में क्या मिलेगा, Z1 इंटू HIE। अब देखिए हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी है, Z1 डैश की निकालनी है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप अपोजिट कर दोगे तो Z1 डैश ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नीचे टर्म थी Z1 इंटू HIE, ये ऊपर चली जाएगी तो Z1 इंटू HIE, और ये जो ऊपर वाली टर्म थी Z1 प्लस
एच आई ई, वो टर्म नीचे आ जाएगी Z1 प्लस एच आई ई। तो यहाँ से हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल गई, इम्पिडेंस Z1 डैश की वैल्यू निकल करके आ गई। सो इम्पिडेंस ऑफ Z1 डैश एंड Z3 इज गिवन बाय, तो जो इम्पिडेंस Z1 डैश है और जो Z3 है ये कैसे निकलेंगे कि अगर हम Z1 डैश में क्या कर दे, Z3 को ऐड कर दे। अब यहाँ पे देखिए Z1 डैश की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी, ये वाली टर्म, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे प्लस Z3, इसको सोल्व करेंगे। तो एक बार यहाँ से आगे देखिएगा, इधर यहाँ से अगर आप आगे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे Z3 के अपॉन में 1 ऐड करके 1 किस में मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म प्लस Z3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी Z1 प्लस एच आई ई में। तो यहाँ से आप देखोगे ये वाली वैल्यू लिखी हुई है Z1 इंटू एच आई प्लस Z3 की मल्टीप्लाई हो रखी है किसमें, Z1 प्लस एच आई में, और डिवाइड में टर्म है Z1 प्लस एच आई। इसको और सोल्व कर लीजिए, इस Z3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, Z1 Z3 प्लस Z3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे Z3 इंटू एच आई एंड डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ से देखो आप ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एच आई कॉमन आ रहा है, तो एच आई इसमें से और इसमें से आप बाहर कॉमन ले लोगे, तो इसके पास तो कितना बचेगा Z1 और इसके पास कितना बचेगा प्लस Z3, और ये वाली जो टर्म है Z1 इंटू Z3 ये एज इट इज आ जाएगी, और अपॉन में टर्म चल रही है Z1 प्लस एच आई ई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, जो इम्पिडेंस Z1 डैश प्लस Z3 है इनकी वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लोड इम्पिडेंस निकालना है ZL, किसकी वैल्यू निकालनी है, ZL की। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास में टर्म क्या होगी, 1/ZL इज इक्वल्स टू 1/Z2 प्लस 1/Z1 डैश प्लस Z3। ये हमारा किसके लिए निकलेगा, एक तो Z2 के लिए टर्म निकलेगी, और जो हमने यहाँ से देखो इसका अगर हम इम्पिडेंस की बात करें, एक बात बताइए, जो हमने इसका इम्पिडेंस माना वो हमने क्या माना था, Z1 डैश माना था, तो इस टर्म को लेकर के और इस टर्म को लेकर के हमने क्या निकाल दिया, Z1 डैश निकाल दिया। फिर उस Z1 डैश और Z3 को लेकर के हमने इन दोनों का टोटल इम्पिडेंस निकाल दिया। अब अगर हमें टोटल लोड इम्पिडेंस निकालना है तो देखो इसको निकाल करके जो टर्म आई उसको इसके साथ लेकर के जो वैल्यू आई उसको किसके साथ ले लोगे आप, इसके साथ ऐड कर दोगे। तो लोड इम्पिडेंस ZL अगर हमें निकालना है तो क्या लिखोगे, 1/Z2 में हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, 1/Z1 डैश प्लस Z3। अभी हमने Z1 डैश प्लस Z3 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखे सोल्व करने के बाद में ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास में, तो Z1 डैश प्लस Z3 के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो 1/Z2 प्लस इसके प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए टर्म क्या है, एच आई Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 इंटू Z3, और अपॉन में टर्म आएगी Z1 प्लस एच आई, तो अपॉन से ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी ये वाली टर्म Z1 प्लस एच आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में, तो इस कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस साइन Z2 की मल्टीप्लाई इस वाले फंक्शन में कर दोगे Z1 प्लस एच आई में, और अपॉन में Z2 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें, इस कंप्लीट टर्म में। ठीक है, अब यहाँ से इनको सोल्व कर लोगे, यहाँ से देखिएगा एच आई ई, यहाँ से हम टर्म लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। कैसे आई, देखो ये Z1 और ये यहाँ से Z3, ये दोनों टर्म तो एज इट इज है। अगर आप यहाँ पे देखो ये सभी टर्म्स कैसी हैं, ये वाली टर्म इसके साथ में प्लस में है, तो यहाँ से आपको मिलेगा Z2HI, तो यहाँ से इस HI को भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा, Z2 नहीं बचा, तो Z1 प्लस Z3 इसका, और इसका कितना आ गया Z2, तो इसमें से और इस वाली टर्म में से HI बाहर कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से टर्म आ गई कितनी, Z1 Z3, और यहाँ से अगर आप Z2 की Z1 में भी तो मल्टीप्लाई करोगे एक बार, तो Z1 Z2 एज इट इज आ गया, और नीचे वाली टर्म ये एज इट इज लिखी हुई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ZL की। अब देखिए ये जो हम वैल्यू निकाल के लाए हैं ये किसकी वैल्यू निकल करके आई है, 1/ZL की वैल्यू निकल करके आई है। हमें वैल्यू चाहिए ZL की, तो इसका अपोजिट कर दोगे तो ZL किसके इक्वल आ जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी। इसको लेट कर लोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्या निकाल दिया, लोड इम्पिडेंस निकाल दिया। इसके बाद में बात करते हैं वोल्टेज गेन की विदाउट फीडबैक के। अगर बिना फीडबैक के वोल्टेज गेन की बात करें तो ए किसके इक्वल होगा, ए क्या है यहाँ पे, वोल्टेज गेन है, ये किसके इक्वल होगा, -KH-FE-ZL/HIE। इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने क्या क्या करा, एक बार दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। सबसे पहले हमने इस टर्म को और इस टर्म को लेके इम्पिडेंस निकाला बच्चा, ठीक है, तो हमने उसको क्या माना था, Z1 डैश, तो Z1 डैश के लिए क्या करा,
हमने 1/Z1 इज इक्वल्स टू 1/Z1 और 1/HI। इसको सॉल्व कर दिया तो Z1 की वैल्यू निकल गई। फिर Z1 और Z3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू निकल करके आई थी। फिर Z1 और Z3 को ऐड जो किया उसमें इस वाली टर्म को ऐड कर दोगे तो क्या निकल करके आ जाएगी, लोड इम्पीडेंस ZL की वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में वोल्टेज गेन निकाला विदाउट फीडबैक के, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन सेकंड। ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स 3 and 2 इज, अभी हमने क्या निकाली थी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, लोड इम्पीडेंस निकाला था किस किस के बीच में, टर्मिनल 2 और 3 के बीच में, टर्मिनल 2 और 3 के बीच में लोड इम्पीडेंस निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे बिटवीन टर्मिनल 2 and 3। लोड इम्पीडेंस निकल गया, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है VO की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आएगी, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 के। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। Z1 की वैल्यू बच्चा कितनी निकाली थी हमने, ये वाली टर्म, तो इसके प्लेस पे Z1 के प्लेस पे Z1 की वैल्यू पुट कर दोगे प्लस Z3 और इंटू में क्या जाएगा, I1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर वाली टर्म थी उसकी आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए कैसे, एक बार यहाँ से देखिएगा, I1 तो बाहर कॉमन है, इसके नीचे आप 1 ऐड करके 1 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में कर दोगे प्लस Z3 की मल्टीप्लाई एक बार Z1 में करोगे, एक बार Z3 की मल्टीप्लाई HIE में करोगे। ठीक है, तो Z1 HIE मिल गया, एक बार Z1 Z3 और एक बार Z3 HIE मिल जाएगा, और अपॉन में टर्म क्या चलेगी, Z1 प्लस HIE। I1 बाहर हमारा क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से HIE कॉमन आ रहा है, अंदर टर्म क्या बची, Z1 प्लस Z3 और प्लस के Z1 Z3 अपॉन में आ गया Z1 प्लस HIE, और I1 हमारा बाहर एज इट इज कॉमन आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस ही है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, V0 की, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज थी उसकी वैल्यू निकल करके आ गई। सो द वोल्टेज फीडबैक टू द इनपुट टर्मिनल्स 1 and 2, अगर हम वोल्टेज फीडबैक निकाले जो इनपुट टर्मिनल 1 और 2 है उसके बीच में, तो वो क्या निकल के आएगा, VFB। FB क्या मतलब है, फीडबैक है ये। तो ये किसके इक्वल होगा, Z1 I1 के। देखिएगा जो टर्मिनल 1 और 2 है तो इसके बीच में हमने क्या निकाला है, वोल्टेज फीडबैक निकाला है, तो ये किसके इक्वल आएगा, Z1 I1। क्यों, क्योंकि देखो इसके लिए जो करंट 1 और 2 जो टर्मिनल है इनके बीच में जो करंट फ्लो कर रही है वो कौन सी है, I1 है। और इम्पीडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे इम्पीडेंस किस किस के लिए होगा, HIE और Z1। तो Z1 और HIE को लेकर के जो हमने इम्पीडेंस निकाला वो क्या मान के चले थे, हम Z1 मान करके चले थे। तो इम्पीडेंस क्या होगा 1 और 2 टर्मिनल के बीच में, Z1, और करंट क्या फ्लो करेगी, I1 करंट फ्लो करेगी। इसलिए जब हम वोल्टेज फीडबैक निकालेंगे वो किसकी इक्वल आएगा, Z1 इंटू I1 के इक्वल आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Z1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी तो ये वाली वैल्यू आ गई, और इंटू में कितना है, I1 आ गया। यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा किसके इक्वल होगा, VFB, यानी कि जो वोल्टेज फीडबैक है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे किससे, आउटपुट वोल्टेज से, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी बच्चा, बीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो वोल्टेज फीडबैक की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, क्या टर्म आई है, Z1 HIE अपॉन Z1 प्लस HIE और इंटू में I1 टर्म रहेगी, और VO यानी कि जो हमारे पास में आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू आप अपोन में रखोगे। तो देखो ध्यान से देखो, जब आप ये वाली वैल्यू पुट करते हो तो ये वाली टर्म जो है ये तो अपोन में आएगी, और ये वाली टर्म किस में आएगी, इनटू में आ जाएगी, और ये वाली टर्म इसके डिवाइड में और ये इनटू में, तो इस वाली टर्म से बच्चा ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टर्म क्या बचेगी, Z1 HIE और डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो सीधा सीधा हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ गई, इसको क्या मान लोगे आप, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लोगे। ठीक है, क्या किया हमने, लोड इम्पीडेंस निकालने के बाद में पहले हमने आउटपुट वोल्टेज निकाली, उसके बाद में फीडबैक वोल्टेज निकाली जो टर्मिनल 1 और 2 था उनके बीच की, जिसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी फीडबैक वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 3।
सो नाउ अप्लाइंग द क्राइटेरियन ऑफ ऑसिलेशन इन अ सेंस ए बीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको मैंने ऑसिलेशन का जो क्राइटेरिया था वो लिखाया था बार्क-हुसेन क्राइटेरियन ऑफ ऑसिलेशंस, अगर आपको याद है तो उसमें कंडीशन क्या बताई थी कि ए बीटा किसके इक्वल आना चाहिए बच्चा, 1 के इक्वल आना चाहिए, यही तो ऑसिलेशन के लिए कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, ए बीटा चाहिए। तो ए क्या है, जो हमारे पास में वोल्टेज गेन था, यहाँ से देखिएगा वोल्टेज गेन हमने क्या माना था, ए इज इक्वल्स टू माइनस क्या एफ ई जेड एल अपॉन एच आई। तो ए यहाँ से मिल गया और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या आई है हमारे पास में, ये वाली टर्म आई है। तो a इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 1। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, एच एफ ई जेड एल की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। जेड एल क्या है, लोड इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस हमने यहाँ पे निकाला ये वाली टर्म जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो वाली। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, जेड एल की वैल्यू पुट कर दोगे, Z2 इंटू दिस टर्म और अपॉन में दिस टर्म। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ZL की वैल्यू आई है और अपॉन में जो HI है ये वाला चल रहा है इसका। और यहाँ से अगर आप देखोगे इंटू में Z1 HI और अच्छा एक सेकेंड बच्चा, इस वाले HI से ये वाला HI कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो यहीं पे कर दीजिए। ठीक है, और ZL की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास में ये वाले टर्म, तो ये इसका HI है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये ZL की वैल्यू पुट कर दी और ये ZF हमारे पास में एज इट इज चल रहा है। और यहाँ से देखिएगा टर्म क्या बचेगी, Z1 और अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज। यहाँ पे जो माइनस साइन था उसको दूसरी साइड लेकर के चले जाइए, तो यहाँ पे +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से देखिएगा HFE, यहाँ से आपको टर्म मिल जाएगी Z2 Z1 और अपॉन में दिस टर्म। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में है इनटू में, तो इस कंप्लीट टर्म से ये वाली कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, HFE Z2, यहाँ से मिलेगा Z1 और अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, -1। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म एज इट इज, चाहे माइनस इधर लिख दो तो माइनस क्या HFE Z1 Z2 और इस टर्म की इधर कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, HI Z1 Z2 ये वाली टर्म एज इट इज Z1 इंटू Z2 1 प्लस HFE। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली टर्म इधर माइनस में इधर लेकर के आओगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी Z1 Z2 है, इसमें भी Z1 Z2 रहेगा, तो Z1 Z2 आप बाहर कॉमन ले लोगे, इसके पास से 1 बचेगा, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी, तो प्लस के कितना आ जाएगा, HFE आ जाएगा, क्योंकि Z1 Z2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। और प्लस के कितना आ गया, Z1 Z3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई क्या, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में। ठीक है, एक बार दो बार से सभी चीजें बता दूंगी। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटर। ये क्या है, ऑसिलेटर की जनरल इक्वेशन है। एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट लेते रहना और मैं साथ के साथ आपको क्लियर करती जाऊंगी क्या क्या टर्म हमने कैसे लिखी। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, ये 2 एजम्पशंस हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में ये जनरल डायग्राम बनाया हुआ है जो कि इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे जनरल इक्वेशन। फिर हम मान के चले हैं कि लोड इम्पीडेंस किसके बीच में, आउटपुट टर्मिनल 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो Z1 HI क्या है, पैरेलल है आपस में। तो इस कंडीशन में हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से लोड इम्पीडेंस निकालेंगे किसके बीच में, Z1 और HI के लिए, जो कि क्या मान लिया हमने, Z1 डैश मान लिया। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद में जो Z1 डैश आया उसको और Z3 को ऐड कर दोगे तो एक इम्पीडेंस यहाँ से आपके पास में निकल करके ये आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर Z2 को और Z1 डैश प्लस Z3 को लेकर के सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद में आप ZL की वैल्यू निकाल दोगे। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, लोड इम्पीडेंस निकल गया। वोल्टेज गेन के लिए फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद में वोल्टेज गेन क्यों निकाली, क्योंकि हमें ए और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो ए की तो यहाँ से निकल गई, बीटा की कैसे निकलेगी, वोल्टेज फीडबैक जो होगी उसको डिवाइड कर दोगे आप आउटपुट वोल्टेज से। तो वोल्टेज फीडबैक निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल देंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, जो कि क्या होगी, Z1 डैश प्लस Z3 इंटू I1। यहाँ पे क्या करोगे आप, Z1 डैश की वैल्यू पुट कर दोगे एंड देन
सोल्व कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू निकल करके आ गई। फिर आप वोल्टेज फीडबैक निकाल दोगे, Z1 डैश इंटू I1 आएगा। ये किस टर्मिनल के बीच में ले रहे हैं, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में। तो बता दी थी करंट फ्लो कर रही थी I1 और जो इम्पिडेंस माना था वो हमने Z1 डैश माना था। तो वोल्टेज फीडबैक निकल गई। इसके हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, बीटा की वैल्यू। हमें पता है ऑसिलेशन का क्राइटेरियन क्या कहता है, ए बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमें टर्म क्या मिलेगी, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू, बीटा के प्लेस पे बीटा की वैल्यू पुट करोगे, इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सॉल्व करोगे दिस इज इक्वल्स टू -1, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई इधर -1 में कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर लेकर के आ जाओगे, Z1 Z2 कॉमन ले लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या जनरल इक्वेशन है ऑसिलेटर के लिए। एक बार और नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ बच्चा, पहले क्या निकालोगे आप, लोड इम्पिडेंस निकालोगे, फिर वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, ए की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू के लिए पहले आप आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, फिर वोल्टेज फीडबैक, जिसके हेल्प से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बीटा जो ऑसिलेशन की कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी। किसके लिए, हार्टले ऑसिलेटर के लिए। लेंथी है, टफ नहीं है, दोबारा से बता रही हूँ मैं ये बात। अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, स्टेप आप याद रखोगे कि हाँ एक बार इंपिडेंस निकल गया, एक बार वोल्टेज गेन निकल गई और एक बार बीटा के लिए वैल्यू निकल गई, तो कुछ भी टफ नहीं है। इसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन है वो देखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। इन केस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर आपको टर्म्स याद रखनी है। Z1 किसके इक्वल होगा, j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा M। Z2 किसके इक्वल होगा, j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा M। Z3 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन j ओमेगा C के। तो यहाँ से ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के j अपॉन ओमेगा C। दी ये कैसे है, देखिए j क्या है हमारे पास में इमेजिनरी टर्म है, आपने I सुना होगा। तो आपको पता है बच्चा क्या कि I जो है हमारे पास में I की मल्टीप्लाई अगर हम I में करते हैं तो ये कितनी होती है वैल्यू हमारे पास -1 होती है। तो हम क्या कर दें, अगर I और J, यहाँ पे J से रिप्रेजेंट किया हुआ है इस इमेजिनरी टर्म को, तो इसको आप मान लेना जैसे ये J है तो हम क्या करेंगे, J से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और J से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो कितना हो गया J, और नीचे जब आप J की J में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टर्म आएगी, -1 आएगा ना। तो ऊपर वाले के साथ में माइनस लगा दो और अपॉन में एक टर्म कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू सी, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो -1 बन गई। तो इसको क्या, ये वाली टर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस के j अपॉन ओमेगा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ गई हार्टले ऑसिलेटर के लिए। इन सभी इक्वेशंस को किस में पुट कर दो, जो हमारी इक्वेशन 4 आई थी इसमें, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आई थी हार्टले ऑसिलेटर की, इसमें Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज को आप पुट कर दोगे। तो पुट करने पे आपके पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पुट कर लीजिएगा सभी वैल्यू, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप इसको सोल्व कर लोगे इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 5 सोल्व करने के बाद में इस इक्वेशन को। ठीक है, कॉमन वॉमन लेना है और कुछ नहीं खास। जैसे कि देखो j ओमेगा एच आई कॉमन लिया हुआ है, तो जिन जिन टर्म में भी j ओमेगा आया हो, जैसे कि देखो यहाँ पे j ओमेगा है, यहाँ वाली टर्म में j ओमेगा है, इसमें j ओमेगा है, इसमें j ओमेगा है, तो इन सब में से आप क्या कर लोगे, j ओमेगा बाहर कॉमन ले लोगे। तो देखो इसके पास तो कितना बचेगा L1, इसके पास क्या बचेगा M बचेगा, इसके पास क्या बचेगा L2, इसके पास क्या बचेगा M बचेगा। तो देखो L1 प्लस L2, एक M ये वाला होगा, एक M ये वाला होगा, दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2M हो जाएंगे माइनस के। यहाँ से आप देखोगे j ओमेगा हमें बाहर कॉमन लेना है, तो ऊपर तो j ओमेगा तो है नहीं, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, तो ऊपर कॉम वाला तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो नीचे कितना बच गया, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी बच गया, क्योंकि ओमेगा से डिवाइड भी तो करा था हमने। अब जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो बाहर कॉमन ले लिया तो डिवाइड वाला बचा। यहाँ से आप देखोगे इस वाली टर्म में से यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देख करके सॉल्व कर लीजिएगा कौन कौन सी टर्म में से क्या क्या कॉमन आ रहा है क्या क्या नहीं। ठीक है, लास्ट में यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिलेगी, फिर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये वाली इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप ऐड कर लोगे क्या, इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा एच आई ही L1 L2 प्लस 2M माइनस के और अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी, इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखो ये वाली टर्म माइनस में दूसरी साइड जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में।
अपोजिट कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर सी तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाली जो टर्म है L1 प्लस L2 प्लस 2m ये अपोन में आ जाएगी। यहाँ से c इसके मल्टीप्लाई में है तो इस वाली टर्म के डिवाइड में आ जाएगा। ओमेगा का स्क्वायर था तो इधर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में टर्म आ गई किसकी, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले Z1, Z2, Z3 की वैल्यू निकालोगे हार्टली ऑसिलेटर की हेल्प से। इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे, फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल, तो आपके पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिएगा, हमारे पास में अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हमारे पास में 1/2 पाई एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू जो भी निकाली है 1/√L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू सी, ये एज रख दी। ये आ गई क्या, इक्वेशन नंबर 6। द कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन 5th टू 0। यानी कि जो ऑसिलेशंस की जो मेंटेनेंस की कंडीशन है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अभी तो हमने पहले क्या किया, फ्रीक्वेंसी, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो क्या किया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गई। ठीक है, ये आपको याद भी रखनी है कि हार्टली ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ऑब्जेक्टिव वालों को, और सब्जेक्टिव वाले तो करेंगे ही डेरिवेशन। उसके बाद में बात करेंगे कि अगर हमें ऑसिलेशंस के लिए मेंटेनेंस की कंडीशन निकालनी है तो रियल पार्ट को इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। तो जो रियल पार्ट है उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो देखिएगा ये माइनस में टर्म दूसरी साइड जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/ओमेगा स्क्वायर c प्लस के हो जाएंगे। ये L2 प्लस एम इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 1 प्लस HFE एज इट इज। यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यूज पुट कर दोगे किसकी, ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे, C L2 प्लस एम एज इट इज रहेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, C की इधर मल्टीप्लाई हो गई थी 1/L1 L2 2m इंटू C। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी आ गई, L1 L2 प्लस 2m इंटू C। क्यों, क्योंकि वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 में आई थी, तो यहाँ पे 1 और अपॉन में जो टर्म होगी वो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। ठीक है, C से क्या हो जाएगा, C कैंसिल आउट कर दीजिए ना, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m है तो इसको हम m प्लस m लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास में इसको कैसे लिख दें, L1 प्लस m और L2 प्लस m, और अपॉन में टर्म कितनी है, L2 प्लस m है। तो यहाँ से आप देखोगे, एक बार इसको इसके अपॉन में लिख दो, एक बार इसको इसके अपॉन में लिख दो। जब आप इसको इसके अपॉन में लिखोगे तो L2 प्लस m से L2 प्लस m कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1, प्लस एक बार इसके अपॉन में लिखोगे तो L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम। यहाँ से 1 से हमारा 1 क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो HFE किसके इक्वल हो जाएगा, L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम के। और ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑसिलेशन। ये जो इक्वेशन आई है यही क्या देती है, ऑसिलेशंस के मेंटेनेंस की कंडीशन देती है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। यहाँ से क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी निकाल, सबसे पहले Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज निकाली, जो हार्टली ऑसिलेटर की इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करी, वहां से जो भी टर्म निकल करके आई उससे एक बार जब हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया 0 के इक्वल, तो क्या निकल करके आ गया हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गई। उसके बाद में रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो मेंटेनेंस की कंडीशन निकल करके आ गई ऑसिलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के डेरिवेशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे चाहे तो आप शॉर्ट नोट करके लिख सकते हैं इस तरीके से कि पहले तो आप क्या निकाल लोगे बच्चा, लोड इम्पीडेंस निकाल लोगे, यानी कि ZL की वैल्यू सभी सोर्सेज से जहाँ पे भी सर्किट में लगे हुए हैं लोड इम्पीडेंस निकाल दोगे। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है, यानी कि A की वैल्यू। फिर आपको बीटा निकालना है, बीटा क्या होगा, जो वोल्टेज फीडबैक होगा उसको अगर आप आउटपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दोगे तो बीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। फिर जो बार्क-हुसैन क्राइटेरिया है A बीटा इज इक्वल्स टू 1, इसमें A और बीटा की वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगी, हार्टली ऑसिलेटर की कंडीशन निकल करके आ जाएगी, जो इक्वेशन है वो। उसके बाद में अगर हमें फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वेशन चाहिए तो क्या करोगे आप, Z1, Z2 और Z3 की जो वैल्यूज है
वो आपको याद रखनी है। जो हार्टली ऑसिलेटर की इक्वेशन होगी उसमें आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे। एक बार जो इमेजिनरी पार्ट है उनको इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल, और एक बार जो रियल पार्ट है उनको इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। और अगर आपको इतना सारा प्रोसेस याद हो गया तो इसका मतलब है कि आप हार्टली ऑसिलेटर का पूरा डेरिवेशन इजीली कर सकते हो। सिर्फ आपको ये अपने माइंडसेट में ध्यान रखना है कि किस स्टेप के बाद में आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बुक है फिजिक्स की वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो 4th यूनिट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगी कंप्लीटली। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।